साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोश नेट जेआरएफ में। यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। यहाँ पर सभी टीचर्स ने अपने जो अब पढ़ाया है उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। आपको सभी सामग्री प्लेलिस्ट के रूप में आराम से मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाएंगे, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखिए, इन्होंने ये बुक पढ़ाई हुई है पूरी। सर ने चंद्रशेखर सर है, गायत्री मैम है, यहाँ पे श्रवण सर है, पूरी टीम के सदस्य जो है आपको यहाँ पे पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप भी अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो हिंदी साहित्य में आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ये हरिशंकर परसाई जी जो है अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। ये राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर, मतलब एकदम कटाक्ष, मतलब कह सकते हैं ये एक व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ। तो इन्हीं की कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसका सारांश भी देखेंगे, उसके पात्र भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, या आपके पास कहानी है तो आप उस पर निशान लगाते जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। ये लाइन नोट करेंगे, क्योंकि कई बार आ जाता है कि इस पंक्तियों से कौन सी कहानी जो है स्टार्ट होती है। तो ये पंक्तियां आप लिख लेंगे और इसको रिवीजन भी करेंगे। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है, यानी कि इंस्पेक्टर मातादीन अपने आप को विज्ञान से भी आगे समझते हैं। यहाँ पे मुख्य पात्र जो है इसमें इंस्पेक्टर मातादीन पर ही है, मातादीन पर ही मतलब ये कहानी आधारित है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। यहाँ पर यह व्यंग किया गया है कि अगर मतलब विशेषज्ञ भी कह देते हैं ये निशान उसकी उंगलियों के नहीं है, फिर भी मातादीन उसे कैसे तैसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत को लिखा था यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। चांद से इनको पत्र लिखा गया है पुलिस को, भारत की पुलिस को, कि यहाँ के जो पुलिस हैं वो आपकी तरह पर्याप्त सक्षम नहीं है, अपराधी का पता नहीं लगा पाते। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, ये नोट करेंगे किसने किससे कहा, ये भी क्वेश्चन आता है। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता। किसने किससे मना किया? सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता। गृह मंत्री से कहा प्रोटोकॉल का सवाल है, चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। इम्पोर्टेंट है। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेजा जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पे चांद पर मतलब किस इंस्पेक्टर को भेजने की बात हुई।
चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेजिए। नोट करेंगे क्या मंगाया गया वहां से, पृथ्वी यान भेजने को कहा गया। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। क्वेश्चन आ जाएगा किसकी हैसियत से वहां जा रहे हैं माता दीन? उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नोट करेंगे ये पिछले से पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उसमें कौन सी लाइन माता दीन कहते हुए जा रहे थे। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने, इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी, ये भी नोट करेंगे, यान के पास पहुंचकर किसको पुकारा? गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्टस। FIR रख दी है। क्या रखने को कहा गया? FIR, जी पैक्टस। और रोजना मचे का नमूना, जी पैक्टस। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, किसको बुलाकर कहा यान में बैठने पर? हवलदार बलभद्र को, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। खटला यानी कि पत्नी, ये शब्द भी याद रखेंगे। किसको भेजने के लिए कहा? मदद के लिए। बलभद्र ने कहा जी पैक्टस। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पैक्टस, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? माता दीन ने यान के चालक से क्या पूछा? नोट करेंगे, जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। माता दीन क्या कहता है यान के चालक से? चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। चंद्रमा से आए चालक ने क्या कहा? माता दीन ने कहा जानता हूं बे तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दीन यान में कदम रखे ही थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया, बोला पैक्टस SP साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश होकर बोले, ये भी नोट करेंगे कि चांद से क्या मंगवाने के लिए कहा जा रहा है और किसने कहलवाया है। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? ये भी नोट करेंगे। चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। अंतरिक्ष अड्डे पर कौन खड़ा था? ये नोट करेंगे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे। कोई पूछ ले कि क्वेश्चन आ जाए कि वहां के पुलिस और यहाँ के पुलिस के मतलब ड्रेस में क्या अंतर था, तो वहां किसी के स्टार नहीं थे। फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया।
एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने दिन बाद माता दीन ने वहां जाकर काम करना शुरू किया। एक दिन बाद, एक दिन आराम करने के बाद। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन? हम नहीं जानते। आईजी ने क्या कहा हनुमान जी के बारे में और किस भगवान का जिक्र आया है ये भी नोट करेंगे। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफा 362। कौन सी दफा का जिक्र आया है? दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को पकड़ा और अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूं। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। क्या स्थापित करने को बोला है? हनुमान जी की मूर्ति। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आया। कारण कैसे पकड़ में आया? तनख्वाह का रजिस्टर देखने से। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसीलिए। सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ पुलिस को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाए। तनख्वाहें भी नोट करनी है कि चांद पर कितनी देते थे और यहाँ पर कितनी देते हैं। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगी कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। कितने टाइम में फर्क आया? 2-3 महीनों में। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बहुत मामूली बात है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। अंडरलाइन करेंगे, ऊपरी आमदनी कब होगी? जब वो अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा। मतलब उसकी गरज बन जाएगी कि वो अपराधों पर नजर रखे ताकि उनसे रिश्वत ले सके। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है।
चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आदि समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसे इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। कोतवाल कह रहा है कि पहले कातिल का पता लगाया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो। मातादीन ने क्या कहा? उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। इंस्पेक्टर ने क्या कहा? मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की है। मातादीन ने क्या ऑर्डर पास किया कि उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। मातादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया है, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। इंपॉर्टेंट है। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? वो कह रहा है मेरा वहां मकान था, पर वो कह रहे मातादीन कि आप झगड़े की जगह गए ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन ने उसे जवाब देते हुए कहा, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। एक ही बात यहाँ पे बार बार दोहराई जा रही है। अब मातादीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। ये नोट करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना कि मारने वाले को सजा होगी ही। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। व्यंग किया गया है यहाँ पर।
दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। नंबर 1, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। नंबर 2, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी, ताकि वो अपने हिसाब से कुछ भी उसमें भर सके। जगह खाली छोड़ दी, जैसे कि छेड़छाड़ हो जाती है सबूतों के साथ। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। दूसरे दिन का तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? SP के पास। माता दीन बोले, SP भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है। ये नोट कर लेंगे एक कॉपी में कि पहले किसके लिए कहा जाएगा, फिर उसके बाद, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन क्रम वाइज भी लगाना कि पहले किसके पास जाते हैं वो, फिर किसके पास जाने के लिए कहेंगे, ऐसा। तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे कि भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है, भगवान के पास जाएंगे क्या? मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। इम्पोर्टेंट है ये, इतना बड़ा कटाक्ष यहाँ पे किया गया है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 कितने चश्मदीद गवाह लाने को कहा है? 4-6, ये भी नोट करेंगे संख्या। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। मतलब यहाँ पे झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है एक तरीके से। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद गवाह बना दिया। ये नोट करेंगे यहाँ से लाइन। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है।
मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाइए जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें कहता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुर्रा कर कहा कैसे देखा? सो मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करते रहना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे गड़बड़ाकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। जेल कौन ही जाना चाहेगा। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं उसे। वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। अब उन्होंने भी मान लिया कि हमें यही बोलना पड़ेगा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहोगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। ये नोट करेंगे। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। नोट करेंगे कितने साल की सजा हुई? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, मतलब वो समझ चुके थे अब कैसे हमको निर्दोष को भी सजा दिलानी है, मतलब किसी को भी सजा दिलानी है जिससे यहाँ पे लगे कि मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत के सहयोग का नतीजा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चांद की सरकार क्यों खुश थी? उसमें ऑप्शन आ जाएंगे 4, तो हमें ये ध्यान रखना है। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था? 26 साल पहले यानी माता दीन पुलिस में भर्ती हुए थे कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। कुछ महीने निकल गए। कुछ महीनों बाद एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं है। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और आप भारत सरकार के बहुत आभारी हैं।
अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा, मतलब समय। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। ये दिन भी नोट कर लेंगे। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप इन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके ये नतीजे हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं जाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 20 साल की सजा हो जाएगी तो सब लोग तो डरेंगे ही ना। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो हम आगे देखेंगे इसके पात्र और उसका सारांश। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हमारी कहानी थी। उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसमें पात्र हैं माता दीन यानी डिपार्टमेंट में एमडी साहब, बलभद्र हवलदार है जो कि, रामजस जीवन वो हवलदार है, गृह मंत्री है, इसमें सचिव है, पुलिस मंत्री है, कोतवाल है, मुंशी अब्दुल गफूर है। यह कहानी व्यंग के माध्यम से समाज और व्यवस्था की सच्चाइयों को उजागर करती है। हरिशंकर परसाई ने इसमें हास्य और व्यंग का सुंदर मिश्रण किया है। सारांश देखेंगे थोड़ा। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इस कहानी का समय है 1970। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें एक भारतीय पुलिस इंस्पेक्टर को चांद पर भेजा जाता है। कहानी में वह चांद पर पहुंचकर पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां की व्यवस्था खराब हो जाती है और सच्चाई को झूठ और झूठ को सच में बदल दिया जाता है। यहाँ पे लेखक का क्या उद्देश्य है? यह कहानी सरकारी तंत्र, खासकर पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड पर एक तीखा व्यंग है। यह दर्शाती है कि कैसे एक गलत व्यक्ति एक पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। चांद पे अच्छी खासी व्यवस्था चल रही थी, ये माता दीन जाके न उल्टे सीधे तरीके बताते हैं कि निर्दोष को फंसा दो, जिस मर्जी को फंसाओ, सजा होनी चाहिए, जुर्म हुआ है तो किसी न किसी को सजा मिलेगी, हमारे लिए सभी मनुष्य एक बराबर हैं। तो इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? कहानी के अंत में चांद के प्रधानमंत्री को माता दीन को तुरंत वापस बुलाना पड़ता है। ये गलत लिख दिया, चांद के प्रधानमंत्री को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसके तरीकों से वहां की मानवीय व्यवस्था और नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो रही थी।
तो ये कहानी का मतलब यही दिखाना है इसमें कि समाज में कैसे भ्रष्टाचार और पाखंड है। जैसे वो कह रहे थे कि एक मुहावरा हमें 25 सालों से हमारे देश की सरकार को बचाता आ रहा है कि ये सब ऊपर से हो रहा है, कोई भी काम है तो ऊपर वालों के सर थोप दो, ताकि मतलब बंदा उस तक पहुंच ही ना पाए। वो कहे ऊपर से हो रहा है, वो कहे ऊपर से हो रहा है, और ऐसे ही ये क्रम जो है चलता जाता है। तो इसी के साथ ये कहानी हमारी समाप्त होती है और आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे।